हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का एग्जाम वॉरियर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो कोरोना का सेकंड फेज चल रहा है उसमें आप अपने आप को स्वस्थ रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो हमारा इतिहास पर होने जा रहा है, जहां पर मैं आपको थ्योरी नहीं, यहां पर एमसीक्यू के माध्यम से, पुराने क्वेश्चंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का हमारा टॉपिक स्टोन एज या पाषाण काल होगा। और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री से होते हुए मिडाइवल मध्यकालीन भारत से होते हुए आधुनिक भारत में सबसे अंत में प्रवेश करेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग अपने लेक्चर को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आज के 40 मिनट के सत्र में आप 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आप कवर करते चले आएंगे, जहां पर मैंने यूपीपीसीएस के पुराने क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, जहां पर आप यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, सीजीएल और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, जहां पर हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट होता है और उसको कंप्लीट करना एक डिफिकल्ट एक टास्क या चैलेंज हो जाता है। तो आज के हम लोग अपने लेक्चर में हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और एनर्जी से भरपूर रहिए, क्योंकि इस समय एनर्जी और पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कोशिश करिए कि पॉजिटिव खुद भी रहें और दूसरों को भी बनाए रखने की कोशिश करिए। तो आज हम लोग पाषाण काल, स्टोन एज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है ताम्र काल में, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को, यानी कि जो लोग मर जाते थे उनको घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब, मैंने चारों ऑप्शन आपके सामने बोल दिए हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का जो मीनिंग है, जो वो बोलना चाह रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ताम्रस्म काल का अर्थ होता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण यानी पत्थर, और ताम्र यानी कि तांबा, यानी कि ताम्र पाषाण काल वह काल था जहां पर पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के या कॉपर के उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ऐसे समय को हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसका समय की बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व का जो समय माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के करीब का समय है, वो हम लोग का ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते थे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक के नाम से जानते हैं। अगर इसकी चाल्कोलिथिक को आप देखोगे ना, तो लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, और चाल्को यानी कि सी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कॉपर, यानी कि ऐसी संस्कृति जहां पर पत्थरों के साथ साथ या पत्थरों के टूल्स के साथ साथ तांबे के टूल इस्तेमाल किए जाते थे, उसे हम लोग ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और बच्चा लोग, जब हम लोग चाल्कोलिथिक या ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बहुत फेमस जगह हुआ करती थी, जैसे मध्य प्रदेश में नवदा टोली, महाराष्ट्र में दैमाबाद, सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देमाबाद तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ करता था। और देमाबाद जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण बिंदु होता था। तो ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में ताम्र पाषाण काल में या देमाबाद में जब कोई इंसान मर जाता था तो उसको घरों में ही दफना देते थे, उत्तर से दक्षिण दिशा में। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका आंसर आपका पहले का ए है। इसको अब मैं यहां पर ये ले लेता हूं, फिर समझते हैं। पहले का आंसर बच्चा लोग उत्तर से दक्षिण, कहां पर? महाराष्ट्र में देमाबाद में जब कोई इंसान डेथ हो जाती थी तो उसकी डेड बॉडी को घर के फर्श के नीचे दफना देते थे और उसकी डायरेक्शन उत्तर से दक्षिण की तरफ की जाती थी, जो वर्तमान में भी हम लोग आप देखोगे तो ऐसा ही देखने को मिलता है। यानी कि पहले का आंसर आपका हो गया फर्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा लोग, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सबसे पहले मैं इंग्लिश में जरूर बोलूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिंदी लिखी हुई है। वृहद का अर्थ होता है बहुत बड़ा या मेघा, और पाषाण यानी कि पत्थर, जिसे हम लोग लिथिक के नाम से भी जानते हैं। तो वृहद पाषाण का अर्थ हो गया इंग्लिश में मेघालिथिक स्मारकों की पहचान की गई है।
या इसको हिंदी में बोलें तो महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है इनमें से निम्न ऑप्शन: सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। वृहत पाषाण, पाषाण यानी कि लिथिक, और वृहत यानी कि बहुत बड़ा, जैसे हम लोग मेघा के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया मेघालिथिक। जब बच्चा लोग आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो प्राचीन भारत के इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में, संगम युग से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर आप एक संस्कृति देखने को मिलेगी। या प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग 3000 3,500 वर्ष पूर्व आपको महापाषाण कब्र संस्कृति देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से अगर इसको देखोगे तो दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी। क्या? मेघालिथिक संस्कृति या महापाषाण संस्कृति क्या होती है इसको देखिएगा। क्या होता था बच्चा लोग, महापाषाण का अर्थ हो गया यानी कि बहुत बड़ा पत्थर, महा यानी कि ग्रेट और पाषाण यानी कि पत्थर। तो महापाषाण संस्कृति या वृहत पाषाण संस्कृति जो साउथ इंडिया में चलती थी, जब कोई इंसान मर जाता था, डेथ हो जाती थी, तो उसको जब दफनाया जाता था ना, तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर से उसकी बॉडी को कवर कर दिया जाता था सर्कुलर शेप में। या ये बोल सकता हूं कि जब कोई मर जाता था तो उसको दफनाने के बाद उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसके आज बिल्कुल चारों ओर रख दिए जाते थे। अब उसके ऐसा क्यों करते होंगे? कुछ ना कुछ रीजन अवश्य होंगे अगर हम लोग ढूंढने चाहें तो, ताकि डेड बॉडी को हम लोग मिसयूज ना हो सके, या हम लोग आगे कई वर्षों तक या आज भी हम उस डेड बॉडी का इस्तेमाल कर सकें, ताकि उसके डीएनए से हमें कुछ जांच मिल पाए। तो सिंपल सा अर्थ यह है कि मेगालिथिक या वृहत पाषाण संस्कृति दक्षिण भारत में जब कोई मर जाता था तो उसके चारों ओर, उसकी कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से उसकी डेड बॉडी को ढक दिया जाता था। ऐसी संस्कृति को हम लोग वृहत पाषाण स्मारक के नाम से जानते हैं। यानी कि इसका आंसर अगर आप देखने जाओगे तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। और जब आप इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो इसके कॉन्सेप्ट को और जानना चाहेंगे तो जब हम लोग मेंस के लिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम लोग वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आखिर डेड बॉडी को चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से कवर किया जाता था? ऐसे रीजन क्या थे? देखिए, कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, टेक्निकल रीजन जरूर होता है। इन रीजनों को आप समझना चाहें तो समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चा लोग, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? यानी कि ह्यूमंस ने, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा ग्रेन या अन्न या अनाज का इस्तेमाल किया? अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लें तो सिंपल सा आंसर थर्ड का हमें लगाना पड़ेगा, जौ। जौ यानी कि बार्ले, मोटा अनाज भी बोल सकते हो। जौ यानी कि सर्वप्रथम मानव ने जो अनाज या अन्न इस्तेमाल किया था वो बार्ले का नाम आता है, जौ। यानी कि थर्ड का आंसर आप लगाएंगे सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थर्ड का है आपका सी। इसको, हाँ, थर्ड का आंसर सी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास या विश्व का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो हर जगह एग्रीकल्चर की शुरुआत अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि अफ्रीका में अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ हो नेचुरल रूप से तो वही एग्रीकल्चर अमेरिका में भी स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि सभ्यताएं तो हर जगह अलग अलग समय पर विकसित हुई हैं। तो एग्रीकल्चर का भी विकास धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह के रूप में हुआ है। कहीं पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई या उस अन्न का विकास उस जगह पर हुआ, धीरे धीरे वो अन्न धीरे धीरे फैलता गया। लेकिन पर्टिकुलर जब बात आती है कि सर्वप्रथम अनाज इस्तेमाल किया है तो वो जौ का नाम आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गेहूं और उसके बाद देन चावल का नाम आता है। तो सबसे पहले जौ की बात लगाएंगे। इसका आंसर का थर्ड का सी। अब इसको समझते हैं। इतना तो बात क्लियर है कि प्राचीन इतिहास में नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज के नाम से जानते हो, लगभग 7000 वर्ष पूर्व पहले नवपाषाण काल को हम लोग कृषि क्रांति के नाम से भी जानते हैं या रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिकारी पाषाण
नवपाषाण काल के भी नाम से जानते हैं नवपाषाण काल को। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नव यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत, और एग्रीकल्चर जो अनाज पैदा हो गया उसको रखने के लिए बर्तन की शुरुआत, यानी कि बर्तन यानी कि मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनने की शुरुआत नवपाषाण काल में। कहाँ पर? नवपाषाण काल में। देख, क्योंकि एग्रीकल्चर आया, उसको रखने के लिए बर्तन चाहिए, और जो वो बर्तन मृदभांड बनाया होगा उसके लिए चाक के पहिए का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि व्हील का भी आविष्कार हमने कहाँ पे किया? आपका नवपाषाण काल में। और यही व्हील आगे चल के बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। ये भी बैलगाड़ी कब आई? नवपाषाण काल में। ये बेसिक बेसिक जानकारी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में, क्या बोला अपन ने, इंडियन सबकॉन्टिनेंटल में, या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले अनाज कहां से प्राप्त हुआ है, ग्रेन कहां से प्राप्त हुआ है, तो अनाज संस्कृति के लिए आप लगाओगे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में एक जगह हुआ करती थी जिसका नाम है आपका मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़। बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, या भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से माने जाते हैं। और ये वर्तमान का पाकिस्तान का बलूचिस्तान के भीतर आता है मेहरगढ़। उस समय तो हमारे भीतर रहा होगा, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान था नहीं। लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। वो ये पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो आपको लगाना है मेहरगढ़। क्या प्राप्त हुआ? गेहूं, जौ, खजूर, बहुत सारी चीजें। बेल्ट बहुत अच्छा खासा था ये जो एरिया, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, समतल इलाका है, जलोढ़ मिट्टी है, तो अनाजों की कृषि आसानी से हो सकती है। और समतल इलाका पे आपका बस्ती या आपकी शहरी सभ्यता का विकास भी जल्दी होता है। तभी यहीं पर आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता भी विकास हुई थी। इतनी बात हो गई। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भारत में सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग देखने को मिलता है, तो ध्यान में रखना, आपको लगाना है इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक जगह है बैलन घाटी, और वहां पर एक जगह है कोल्डी हवा। और इस कोल्डी हवा में भारत में लगभग 7,000 7,500 वर्ष पूर्व चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है बच्चा लोग। अगर वो बोलता है भारतीय उपमहाद्वीप में तो गेहूं कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ बताओगे, और मेहरगढ़ तो अब तो हमारे हिस्से में है नहीं है। अगर वो पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम अनाज की बात करें तो चावल देखने को मिलेगा, और वो कहाँ पर? कोल्डी हवा। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास, कौसंबी के पास, बैलन घाटी के पास। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा मैं। इसी बैलन घाटी के पास एक जगह है चोपानी मांडो, जो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्राचीन काल के इतिहास में बहुत फेमस हुआ करता था। बैलन घाटी के पास, इसी इलाहाबाद के पास चोपानी मांडो नाम की एक जगह है जो मिट्टी के बर्तनों के लिए आपका फेमस था। इसका आंसर लगाइएगा सी। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर को आगे ले आते हैं। चलिए चलिए, अब अगला क्वेश्चन आ गया। अब देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं। वही बात हो गई ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसने भारतीय उपमहाद्वीप बोला है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये वाले इलाके आ जाएंगे। और इन्हीं को तो बोला जाता है उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग मेहरगढ़ से मानते हैं। चौथे का आंसर सी लगाओगे आप लोग। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस में। ध्यान रखना, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, और यहाँ पर गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। सिंधु नदी के आसपास का इलाका आपका ये वाला आता है। तो ध्यान में रखना, चौथे का आंसर आप लगाओगे सी। ठीक है, और बाकी लोथल जो है, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में गुजरात में हो भोगवा नदी पर के तट पर स्थित था, और ये आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, ये आंसर है ही नहीं है ए वाला। चौथे का आंसर तो आप सी लगाओगे, मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य। मैंने लोथल के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब हड़प्पा पता ही आप लोगों को, रावी नदी पर है आपका, और पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। और मुंडीकाक
सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार तो अफगानिस्तान के मुंडीगाग तक फैला हुआ था। तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान में है मुंडीगाग, ठीक है। और मुंडीगाग भी इसका आंसर नहीं है, हड़प्पा भी इसका आंसर नहीं है, लोथल भी नहीं है। तो आंसर हमने क्या बोला, चौथे का आंसर सी लगाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए चौथे का आंसर क्या लगाओगे आप लोग, चौथे का आंसर लगाओगे सी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्यान्न यानी कि एग्रीकल्चर ग्रेन्स की बात कर रहा है कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। अब ये देखिए, मध्यपाषाण क्या होता है, पुरापाषाण क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, मेसोलिथिक या मध्यपाषाण काल क्या है। अभी सिंपल से जाइए कि खादानों की कृषि, हम जानते हैं कि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है और नवपाषाण काल को क्रांतिकारी समय भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर नवपाषाण काल से मानी जाती है। जबकि मध्यपाषाण काल की बात करें ना, तो पशुओं के पालन की या पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य अगर भारत में कहीं से मिले हैं तो ध्यान रखिएगा, मध्यपाषाण काल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं भारत में। लेकिन क्वेश्चन वो कृषि की बात कर रहा है, तो कृषि का ध्यान में रखिएगा, आपका नवपाषाण काल आएगा। और पांचवे का आंसर बेधड़क होकर आप लोग ए आंसर लगा दीजिएगा, पांचवे का आंसर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए धीरे धीरे करके आपको सारे क्वेश्चन जो होता है ना, मैं यहां पर आपको कवर करा दूंगा। चलिए 10वां क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग, बीच के क्वेश्चन हटा दिए यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। नवदा टोली मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास स्थित है, पहली बात तो। अब समझते हैं कि नवदा टोली है क्या। देखिएगा, ताम्रपाषाण काल यानी कि अभी थोड़ी देर पहले आया था ना, ताम्र यानी कि तांबे के साथ साथ पत्थर का इस्तेमाल, ऐसी संस्कृति को हम लोग ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं, जहां पर तांबे के साथ साथ पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ऐसी संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। और भारत में इसका उदय लगभग 4,500 वर्ष देखने को मिलता है। और इसके कुछ क्षेत्र हुआ करते थे मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वो हिस्से जहां पर काली कपासी मिट्टी का क्षेत्र होता था और जहां पे नर्मदा नदी बहती हुई थी, वो क्षेत्र जो होता था आपका ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए फेमस था। और इसमें कुछ क्षेत्र जैसे कि नवदा टोली, जो कि मध्य प्रदेश में इंदौर के समीप स्थित हुआ करता था, बहुत फेमस साइट हुआ करती थी नवदा टोली। और नवदा टोली ध्यान में रखिएगा, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का एक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ताम्रपाषाण का समय है। और ध्यान रखिएगा, तांबा, बात तांबे की बात कर रहे हैं ना, यानी कि कॉपर। भारत में सबसे पहले किसी मेटल को, धातु का जो इस्तेमाल किया गया है, वो तांबे का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे पहले इस्तेमाल हम करा, और अगर अपनी बात को धर्म से जोड़ दो, रिलीजन से, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में हम लोग नहा धो के तांबे के बर्तन में भगवान को जल अर्पित करने जाते हैं। ऐसा क्यों भाई, तांबे की कौन, तांबा ही क्यों, तांबे से भगवान को क्यों, देखिएगा इसको भगवान से जोड़ दिया है क्योंकि सबसे पहले भारत में मेटल अगर कोई इस्तेमाल हुई है तो तांबा इस्तेमाल हुई है। और उसकी वैल्यू को प्रूफ करना है या उसकी वैल्यू को इंपॉर्टेंस साबित करना है तो उसको भगवान से जोड़ दो भैया। अब वो कोई भी भगवान हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे वो आपके ईसा मसीह हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, उससे जोड़ दोगे ना धर्म से जोड़ने से, तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए बढ़ जाएगी। और लॉजिकल रीजनिंग ये है कि तांबा जो होता है ना, वाटर को प्यूरिफाई या शुद्ध करने का काम करता है। तो लॉजिक भी है, रिलीजन से भी जोड़ दिया है, मीनिंग समझ से चलोगे ना तो चीजें अपने आप जुड़ती हुई ही चली आएंगी, ठीक है। तो ये हमने एक जनरली एक बात करी। तो 10वें क्वेश्चन का आप मध्य प्रदेश लगा सकते हो बिल्कुल आंसर इसका। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चा लोग, 10वां हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता हो कि 23 तारीख लगने वाली है, ठीक है, 22 चल रहा है, पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हम लोग ने सेलिब्रेट किया है। और इस पृथ्वी पर इस समय आपने देखा होगा संकट का समय चल रहा है। हमारी जो वसुधरा है, वसुधैव है, जिसे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात आ गई हिस्ट्री की, वसुधैव कुटुंबकम। वसु यानी कि पृथ्वी, और वसुधैव यानी कि धरा, और कुटुंब यानी कि परिवार, यानी कि समस्त पृथ्वी के लोग जो है ना एक परिवार की तरह हैं। पूरा का पूरा विश्व जो इस पृथ्वी पर जो समाया हुआ है वो एक परिवार की तरह है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये अवधारणा भी सर्वप्रथम बच्चा लोग कहीं से आई है, तो वो भारत से ही आई है, ध्यान में रखिएगा। और ऋग्वेद के मंडल में हमें इसकी जानकारी सर्वप्रथम देखने को मिलती है। और आज हम लोग पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं उस समय अस्तित्व कोरोना के लिए, आप देख रहे हो कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना को हम लोग हराएं, डिफिकल्ट टास्क है लेकिन असंभव कुछ नहीं, तो बस पॉजिटिव रहो, लोगों को पॉजिटिविटी दो, खुद भी पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, और अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष से पीछे मत हटो। हमें पता है कि अगर आप इस समय आलस खा गए तो आगे गवर्नमेंट आपके लिए एज नहीं बढ़ाने वाली है, यानी कि एग्ज़ाम तो होंगे। जो भी एस्पिरेंट्स ये सोच के बैठे हैं कि सरकार डेट बढ़ाएगी, तो ये सब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाएगा। तो इन सब बातों पे ध्यान ना दें। आपका काम है, उद्देश्य है, पर्पस है पढ़ाई करना, अपने रोजगार को प्राप्त करना। और जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो, मुझसे नहीं, कहीं भी आप पढ़े हो, जो कोरोना का जो फेस चल रहा है, इसने टीचिंग इंडस्ट्री पर, कोचिंग इंडस्ट्री पर ग्रहण सा लगा दिया है। सब पे अगर कोरोना की जो मार पड़ी है वो टीचर्स पे पड़ी है। तो इस समय जो प्राइवेट टीचर एसोसिएशन है, जिन्होंने आप लोगों को सिलेक्शन दिलाया, आपकी गवर्नमेंट जॉब को आपको दिलाने के लिए डायरेक्शन दिया, तो आज उनके सेंटर बंद हैं। मैं खुद एक टीचर हूं, तो इस समय एक एस्पिरेंट्स या एक स्टूडेंट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रहती है कि वो अपने टीचर से ज़रूर जुड़े रहें, उनको हौसला बनाए रहें, उनके साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी आपको बनाया है। तो इस समय आप उनके साथ रहिए, उनको मोटिवेट भी करिए, क्योंकि सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये शिक्षा भी हम लोग का जो है एक रोजी रोटी है, मेरा नहीं, पूरी टीचिंग इंडस्ट्री का। तो अगर आपको ये लेक्चर हल्का सा भी पसंद आ जाए ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ये एक शुरुआत है, जल्दी हम बोर्ड पर भी आएंगे, लेकिन अभी कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन परेशानी चल रही है कोविड के चलते, सब यहाँ से वहाँ पलायन होता गया। कब दिल्ली में आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी 1 वीक, एक हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लग गया। सब मैं भी वहाँ से एकदम से शिफ्ट करके यहाँ पर आया। हम लोग समस्या से, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप हमारी एक ताकत बनिए, हमें हौसले की ज़रूरत है, आप हमारी ताकत हैं, तो हम तो हैं ही आपके साथ, मस्त रहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है प्री हिस्ट्री, यानी कि अति प्राचीन समय, या लाखों वर्ष पुराना समय, या 1 लाख वर्ष पुराना समय, या 50,000 वर्ष पुराना समय। ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 10,000 वर्ष, आज से 10,000 वर्ष पहले इस प्रागैतिहासिक काल के समय का अंत हो गया था, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन असभ्य, बर्बर और कंदमूल जड़ खा के हंटिंग, फूड गैदरिंग पर उसका जीवन व्यतीत होता था। वो जानवर को मार के उसका मांस रख लेता था ताकि लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए काम में आ सके। अब इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा, और ज्योग्राफी भी ऐड करके बताऊंगा, ताकि आपको हिस्ट्री में लगे कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी की भी इंपॉर्टेंस होती है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि भारत में अगर अति प्राचीन पेंटिंग या चित्रकला की अगर प्राचीनतम साक्ष्य देखने को देखोगे, तो वो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं,
जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नाम आता है भीमबेटका की गुफाओं का नाम। और ये भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की या पुरापाषाण काल की या उच्च पुरापाषाण काल की मानी जाती हैं, जिनकी दीवारों पर बहुत बेहतरीन पेंटिंग देखने को मिली है, जहां पर प्राकृतिक या नेचुरल रंगों का इस्तेमाल करके बनाया गया है इन पेंटिंगों को। मैं जा चुका हूं, आप भी एक बार देखें तो पेंटिंग आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के जो बेहतरीन नमूने हैं वो आपको भीमबेटका को देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और रही बात अजंता, ये तो मध्य प्रदेश में है और अमरावती आपका साउथ इंडिया में है। अमरावती स्तूप के लिए फेमस है सातवाहन काल। जब सातवाहन काल आएगा ना तो सातवाहन काल में अमरावती स्तूप जहां पर व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जहां पे हमें गुप्त काल राष्ट्रकूटों के बारे में चट्टानों को काट काट कर शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, बौद्धों के स्तूप बनाए गए हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा में। लेकिन वो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा है ना, अति प्राचीन काल की बात कर रहा है। और अति प्राचीन काल के लिए चित्रकला की पेंटिंग जो फेमस जो है ना वो भीमबेटका का है। तो 13वें का आंसर आप बेधड़क होके लगाइए, मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसका आंसर आपका बी है, ध्यान रखेंगे बच्चा लोग। ठीक है, इसका आंसर बी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण प्रसंग में यानी कि मेसोलिथिक, मध्य यानी कि माइक्रो या मेसो यानी कि बीच में है ना, तो मेसो आ जाएगा। और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक के नाम से, या हम लोग मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक के नाम से जानते थे। और यहाँ पर पत्थर जो होते थे ना नुकीले, वो छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। अब वो भी क्यों किया जाता था वो भी मैं बता सकता हूँ। वो खुद सोचिए कि जब लाखों वर्ष पहले बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों को मारा जाता था, लेकिन जब मध्य पाषाण काल पहुंचे तो जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला, तो डिफरेंट टाइप के जीव ऑर्गेनिज्म देखने को मिले होंगे। हिमालय की नदियां पिघलना चालू होंगी तो घास के मैदान बने होंगे, तो दूसरे डिफरेंट टाइप के जीव देखने को मिलेंगे। जबकि पुरापाषाण काल में डायनासोर जैसे जीव देखने को मिलते होंगे, तो डायनासोर छोटे पत्थर से तो मरने वाला है नहीं है, वो पुरापाषाण काल की बात थी। लेकिन मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण हमें जहां से मिले हैं वह स्थान है। तो ध्यान में रखिएगा, सिंपल सा आंसर देता हूं। ये अगर आपसे पूछे कि भारत के प्राचीन इतिहास में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, वो मध्य पाषाण काल में पशु को पालने की शुरुआत हो गई थी। कैसे? मान लेते हैं कि राम कहीं जा रहा था। अब राम को देखते देखते 4 बड़े बड़े भैंस या बड़े बड़े जानवरों ने घेर लिया। ठीक है, अब राम जा रहा था, 3 भैंस बड़े बड़े, उसको देखकर राम थोड़ा सा डर गया, उनके सींग थे। अब उतनी देर में क्या हुआ कि एक जानवर आता है और जानवर ने भौंकना चालू किया। अब वो 3 भैंस उस जानवर के भौंकने से भाग गए। उसी समय इंसान का दिमाग जो ठनक गया, भाई मेरा दिमाग ठनक गया, भाई ये जानवर जो है बहुत काम का है, इसको क्या करो, पाल लो। और सबसे पहले पालतू किसी को बनाया है तो आपके दिमाग में डॉग का नाम और कुत्ते का नाम तो अवश्य आता ही होगा। यानी कि पशुपालन में सर्वप्रथम किसी को पाला गया होगा ना, तो कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया होगा। उसके भी रीजन होते हैं, धीरे धीरे अन्य जानवर भी पशुपालन करे होंगे। तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन देखने को मिला, उसके प्राचीनतम साक्ष्य देखोगे तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा, लिख देता हूं। ठीक है, इसका आंसर है 14 का सी, और ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हो सकता था राजस्थान का बागोर हो सकता था, राजस्थान का बागोर भी आंसर हो सकता था, क्योंकि बागोर से भी हम लोग को पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं मध्य पाषाण काल में। जबकि चोपानी मांडो की तो बात ही अलग है, ये तो मिट्टी के बर्तनों के लिए
प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण युग के लिए फेमस हुआ करता था, जो कि इलाहाबाद में बेलन घाटी पर स्थित था। 14वें का आंसर बेधड़क होके सी लगाइए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। नव पाषाण काल में जाओगे ना, तो नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल, लिख देता हूं मैं, बुर्ज होम और गुफ कराल। गुफ कराल तो जो था ना, कुम्हार वाली गुफा के नाम से फेमस था। और कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन, यानी कि गुफ कराल मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध रहा है, और बुर्ज होम भी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन बुर्ज होम की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम में घर बनाए जाते थे गड्ढे खोदकर, और वहां पर जो घर बनाए जाते थे खोदकर, वहां पर इंसान के साथ उनका पालतू प्रेमी डॉगी कुत्ते को भी साथ में दफनाया जाता था। तो 19 का आंसर आप लोग बी लगाइएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चिरांद तो देखिएगा, चिरांद के बारे में बता देता हूं। यहां पर हिरन के सींग के उपकरण, हिरन जो होता है ना, उसके सींग जो होते हैं, उसके टूल्स प्राप्त देखने को मिले हैं। और ब्रह्मगिरी साउथ इंडिया में है। मास्की का अभिलेख तो बहुत फेमस रहा है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा आंसर 19 का बी है, बुर्जा होम। बुर्जा होम जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां पर इंसानों को दफनाने के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। और बुर्ज होम गर्त आवास या गड्ढे वाले घरों के लिए फेमस था, या गड्ढे बनाए जाते थे खोदकर, उनके नीचे घर बनाए जाते थे और साथ में कुत्ते को दफनाया जाता था, ठीक है। और गुफ कराल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि कुम्हार वाली गुफा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। 19 का आंसर बच्चा लोग हम लोगों ने बी लगा लिया है। अब हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं यहां पर मैंने ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन कराए हैं। पहला लेक्चर है एमसीक्यू पर आधारित, जहां पर मैंने स्टोन एज से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर आपको थोड़ा सा भी लग गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे। मैं कुछ दिनों बाद हिस्ट्री पे प्रॉपर लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगा। लेकिन अभी कुछ दिनों हम लोग बच्चों के लिए, बहुत सारे जो ऑफलाइन बच्चे थे वो कोशिश कर रहे थे कि सर आप हिस्ट्री के एमसीक्यू कराओ, पुराने जो क्वेश्चन आ गए हैं उनको कराओ। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यू के माध्यम से ही कुछ थोड़ी थ्योरी को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, ताकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी हम समझ सकें। और कुछ दिनों बाद हम लोग सेपरेट लेक्चर जो होता है चैप्टर वाइज चैप्टर भी कंप्लीट करते जाएंगे। मैं आपका एजुकेटर सत्येंद्र, एग्जाम वॉरियर के माध्यम से, एग्जाम वॉरियर बाई सत्येंद्र कुमार। मैं जीएस एजुकेटर हूं। हिस्ट्री, करंट अफेयर, पॉलिटी के साथ साथ मैं जीएस एनसीईआरटी पे आप लोगों के साथ काम करूंगा। एक देखो, मकान बनता है ना, तो उसकी नींव मजबूत होना जरूरी है, और नींव का काम करता है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी मजबूत है, लोग बोलते हैं कि हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन पढ़ने के बाद भी जब एनालिसिस की बात आती है तो फिर गेम हो जाता है वहां पर। क्योंकि एग्जाम जो है, आप सिविल सर्विस का एनसीईआरटी से ऊपर है बिल्कुल, लेकिन यार बेस तो बनाओगे, नींव तो दोगे, वो एनसीईआरटी देगा। उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है वो हम जरूर सीखेंगे। तो हमारा चैनल एनसीईआरटी पर ही आधारित है, जहां पर मैं जीएस एनसीईआरटी पर आधारित कवर कराने की कोशिश करूंगा। चाहे आप यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस एग्जाम और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे सी टेट, रीट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, तो इन एग्जाम की जो जीएस जो होती है और पर्यावरण जो होता है वो मैं कराता हूं, मैं पढ़ाता हूं। और इसके साथ साथ मैं पिछले 4 वर्ष से साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ा रहा हूं, और ईश्वर की कृपा से इसमें आपके स्नेह की वजह से अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो मैं जल्दी आप लोगों के सामने, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जहां पर मैंने साइकोलॉजी के कुछ लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैं अब इस चैनल पर एक प्रॉपर एक तरीके से आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट, कोई सा भी टीचिंग का एग्जाम हो वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा।
और साथ में थ्योरी नहीं, साथ में एमसीक्यू पेडागोजी को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेधड़क होके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। और इस कोरोना काल में बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, हरा के रहेंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ही इसको हल कर सकते हो। इस समस्या का समाधान हल क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक काम है कि स्वस्थ रहें और कोशिश करें 2 गज की दूरी भी मेंटेन करें, क्योंकि ये सतर्कता भी होना चाहिए इंसान में, ठीक है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपका एग्जाम नहीं होगा। 1 साल आलस हो गया, इस साल आलस को वेस्ट मत करने देना, नहीं तो 2 साल निकलेंगे और कोई भी गवर्नमेंट आपको रिलीफ नहीं देगी। तब आप बोलोगे, अरे आप बोलोगे कि आंदोलन कर लेते हैं, फिर और समय निकलेगा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अब आपका काम है पढ़ना, गवर्नमेंट एग्जाम दे रही है, अब कब आएगा रिजल्ट ये बात की बात है भैया। आपका काम है पढ़ना और हमारा काम है पढ़ाना। तो मस्त रहिए, धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय बाय। जल्दी मिलते हैं एमसीक्यू के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।